सो हमारी 2 क्लासेस पहले हो गई थी। मैं बेसिकली आपको वो बता देता हूँ जो हमें आज की क्लास के लिए चाहिए, 6 बजे की क्लास के लिए। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है ना? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? दिख रहा है क्लियर और सुन भी रहा है? यस सर। ठीक है। सो पहला पार्ट हमने जो किया था पहली 2 क्लासेस में वो था यूनिट्स की। यूनिट्स क्या होते हैं, किस क्वांटिटी के कौन से यूनिट होंगे और किस टाइप्स ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, CGS, FPS, MTS, वो सारी चीजें पढ़ी थी। उसका आज की क्लास में कोई जरूरत नहीं है। पहले 2 लेक्चर्स ऑलरेडी वीडियो है भी ऐप के ऊपर, तो वो नहीं भी अभी देखोगे तो चल जाएगा। मैं बाद में 2-3 और नए बच्चे आएंगे तो सबको इकट्ठे करा दूंगा वो 2 लेक्चर्स। बट डायमेंशनल एनालिसिस जो हमने आज करना है वो थोड़ा सा पार्ट कल हो गया, तो अगर वो समझ लोगे तो आज की क्लास में थोड़ा बेटर समझ आएगा। मतलब 100% नहीं भी आएगा पर 70-80% आ जाएगा अगर हम आज आधा पौना घंटा भी लगा लेते हैं तो। डायमेंशनल एनालिसिस बेसिकली, डायमेंशंस हम बोलते किसको हैं? हम लेते हैं कि कोई भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको हमेशा मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स में लिखा जा सकता है। अगर हम मैकेनिक्स की बात करें, अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो मास, लेंथ एंड टाइम के अलावा हमें करंट भी चाहिए हो सकती है। हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे तो टेम्परेचर की यूनिट भी चाहिए हो सकते हैं। पर अगर हम सिर्फ मैकेनिक्स की बात करें, मतलब मोशन से, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन, रोटेशन, इन सब की बात करेंगे तो हमें बेसिकली मास, लेंथ और टाइम चाहिए होते हैं। जैसे मैं अगर लिखूं से, मेरे पास एक टर्म है, मान लो एरिया। एरिया का कोई फॉर्मूला बताओ, किसी भी चीज का एरिया, कोई भी फॉर्मूला एरिया का। पाई आर स्क्वायर ऑफ सर्कल। पाई आर स्क्वायर सर्कल का, ठीक है। मान लो मैंने ये ले लिया। जब हम डायमेंशंस कहते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें, इसको एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मास चाहिए? मास नहीं चाहिए। हमें टाइम का वेक्टर भी नहीं चाहिए और डिस्टेंस हमें 2 बार ही चाहिए। आर स्क्वायर है मतलब डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस। या मैं कोई और फॉर्मूला भी लेता, मान लो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, या स्क्वायर शीट का एरिया मान लो L स्क्वायर, या स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो हर जगह पे आप देखो डिस्टेंस 2 बार ही चाहिए, मास भी नहीं चाहिए और टाइम भी नहीं चाहिए। तो हम एरिया को ऐसे लिखते हैं कि मास का फैक्टर नहीं चाहिए m0, लेंथ 2 बार ही चाहिए, आर स्क्वायर है तो r इंटू आर, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये भी बेसिकली डिस्टेंस और ब्रेड्थ भी डिस्टेंस ही है। तो L इंटू बी मतलब 2 बार ही डिस्टेंस का फैक्टर चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। अब जब हम कहते हैं डायमेंशंस, डायमेंशंस होते हैं पावर्स टू व्हिच द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी। ये पूरी डायमेंशंस नहीं है, डायमेंशंस सिर्फ हम पावर्स को बोलते हैं। तो इसमें पावर्स कौन सी हो गई? 0, 2 और 0। We said dimensions of area are 0, 2 and 0 for mass, length and time respectively. 0 to 0 को हम बोल देंगे कि 0 to 0 जो है ये डायमेंशंस है। अगर हम ऐसे लिखेंगे m0, L2, T0, इस पूरे को हम बोल देते हैं ये डायमेंशनल फॉर्मूला एरिया का। और अगर मैं ऐसे लिखूं एरिया इज इक्वल्स टू, तो इसको हम बोल देते हैं ये डायमेंशनल इक्वेशन है एरिया की। समझ में आया फर्क क्या है? हम कह रहे हैं पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड, दैट इज डायमेंशंस। हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रिक्वायर्ड, मतलब मास, लेंथ और टाइम चाहिए तो कैसे चाहिए? तो मास की पावर 0, लेंथ की 2, टी की 0, इसको बोल देते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। और अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ इक्वेट कर दें तो ये जो पूरी बन जाएगी, दिस विल बी कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। समझ आए इसका मतलब क्या है? जैसे मैं अगर आपसे पूछूं से वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की डायमेंशंस क्या होंगी? वॉल्यूम की डायमेंशंस, वॉल्यूम का कोई भी फॉर्मूला जो आपने पढ़ा अभी तक। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। और भी कोई बता दो। स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब।
सिलेंडर का लूंगा तो पाई आर स्क्वायर एच। अब ये याद रखना, डायमेंशंस जब निकालने हैं ना, कांस्टेंट्स का कोई रोल नहीं होता। मतलब जैसे इसका कोई रोल नहीं होगा 4/3 पाई का, इधर पाई का कोई रोल नहीं होगा। लेंथ हमें कितनी बड़ी चाहिए, एल डिस्टेंस है, बी भी डिस्टेंस है, एच भी डिस्टेंस है, ना तो मास है ना टाइम है, तो फॉर्मूला क्या बना बताना फिर। मास और टाइम नहीं है, लेंथ है बस। तो अगर मैं m पूछूं raised इसका to power डायमेंशन, 0, l raised एम to power रेज टू 3 पावर and t 0, raised to power 0. एल रेज टू पावर 3, टी रेज टू पावर 0। अगर मैं पूछता डायमेंशंस क्या है वॉल्यूम के, तो 030. डायमेंशन 030, तो सिर्फ पावर्स डायमेंशंस है, ये पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला है। और अगर मैं लिख दूं वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस, तो फिर ये डायमेंशनल इक्वेशन है। इतना समझ आया पहले कि डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन, हम तीन टर्म्स की बात करेंगे। इतना क्लियर। Yes, sir. हमने जो कल किया था, हमने बेसिकली पहले तो एक चार्ट बनाना है जिसमें हम सबके डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। उसमें आपको रट्टा नहीं मारना, कोशिश जब आप न्यूमेरिकल्स करने शुरू करोगे तो आपको जो इम्पोर्टेंट 15-16 है वो तो याद हो ही जाएंगे, बाकी सबका रट्टा नहीं मारना। अगर हमें फॉर्मूला आता है तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो उस चार्ट में जब हम बात करें तो हम तीन चीजें लिखेंगे। एक फॉर्मूला, किससे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, जैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा है L इंटू बी इंटू एच, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है तो डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। या जैसे प्रेशर है, फोर्स ओवर एरिया, तो अगर आपको प्रेशर का फॉर्मूला आता है तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं फिर। सो हम टेबल बनाएंगे जिसमें हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। जो फिजिकल क्वांटिटीज हमने आज पहले वही करेंगे जो हमने 9th में चीजें पढ़ी हुई हैं, नई क्वांटिटीज नहीं लूंगा मैं। 9th में जो हमने क्वांटिटीज पढ़ी है सिर्फ उन्हीं का ही डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे और साथ में सबके यूनिट लिखेंगे। एंड यू विल सी की डायमेंशंस अगर पता हो तो यूनिट्स लिखने आसान हो जाते हैं। The first column is our physical quantity. सेकेंड, हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा और यूनिट क्या होंगे। ठीक है, आप समझने पे ध्यान देना ज्यादा। जो भी मैं बोर्ड पे लिखता हूँ ये मैं आपको बाद में इसकी पीडीएफ फाइल दे सकता हूँ, ये ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा सब कुछ। तो अगर आपको कभी भी मतलब किसी भी क्लास के एंड में अगर आपका कुछ मिस हो गया तो वो स्टूडेंट में से फिर पीडीएफ ले लेते हैं कि इसकी फाइल भेज दो, जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है वो सेव हो रहा है साथ का साथ, तो हम इसे फाइल ले सकते हो उसकी। अगर हम एरिया से ही शुरू करें, बिकॉज दो तो हमने कर लिए थे। एरिया, इसका फॉर्मूला मैंने कोई भी लिया, से एल इंटू बी लिया या पाई आर स्क्वायर लिया। डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया m0 L2 T0। अब इसके जब यूनिट्स लिखने हैं तो मास तो इसमें है नहीं, लेंथ के यूनिट क्या होते हैं एसआई में, नॉर्मल सिस्टम में एसआई जिसको हम बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, Meter. मीटर। तो इसके यूनिट हो जाएंगे, लेंथ दो बार ही है इसका मतलब मीटर स्क्वायर, ना तो केजी है ना सेकेंड है, मीटर स्क्वायर बस। सेकेंड हमने लिया वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच, और इसके यूनिट हो गए मीटर क्यूब। अच्छा, और जो हम पहले वही क्वांटिटीज करें जो आपने पढ़ी हैं। स्पीड, स्पीड का कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस इज बेसिकली लेंथ और ये टाइम, तो फॉर्मूला क्या बन गया,
मास नहीं है, m0 आगे लेंथ ओवर टाइम, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? टाइम को अगर ऊपर ले आऊंगा तो कैसे लिख देंगे? m0 ऐसे लिख सकता हूं इसे, m0 l1 t माइनस 1, यस सर। है ना? अब इसके यूनिट्स बताओ फिर, l के यूनिट्स मीटर, मीटर, टाइम के, सेकंड, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ मीटर सेकेंड माइनस 1। यस सर। वेलोसिटी भी सेम ही होगा, बिकॉज वेलोसिटी में से अब चेंज क्या आया था? डिस्प्लेसमेंट कर दिया था हमने डिस्टेंस की जगह। डिस्प्लेसमेंट होती क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो है तो ये भी डिस्टेंस ही बेसिकली, अपॉन, तो इसका फॉर्मूला सेम। इसका मतलब है कि वैसे तो स्पीड और वेलोसिटी दो अलग अलग चीजें हैं, पर डायमेंशंस के हिसाब से वो एक ही बात है। क्लियर है यहां तक? देखो इनमें से कोई डाउट है तो। नो सर। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? m इंटू वी। m इंटू वी, ठीक है। अब ये वाली टर्म्स यूज होनी शुरू हो जाएंगी। मास इज m1, स्पीड का फॉर्मूला क्या था? m0 l1 t माइनस 1, मल्टीप्लाई करेंगे, अगर बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो क्या बनेगा ये फॉर्मूला? m1 इंटू m0 कर देंगे तो m1, देखो ठीक है या नहीं है? क्लियर? हाँ जी सर। इसके यूनिट बोलो अब। m1 l1 t माइनस 1, तो kg मीटर सेकेंड माइनस 1। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होती थी? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यही फॉर्मूला था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। v इज इक्वल टू u प्लस at, से a की यही वैल्यू आएगी, v माइनस यू बाई टी। मेरे को ये बताओ, v माइनस यू, अगर मैं वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में मूव ले रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी है 2, फाइनल वेलोसिटी है 10, 2 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी? 8। 8। मतलब चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला वही होगा जो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है तो चेंज इन वेलोसिटी भी मीटर पर सेकेंड में ही है, तो v माइनस यू का फॉर्मूला वही होगा जो v का है। तो m0 वेलोसिटी का फॉर्मूला l1 t माइनस 1 डिवाइडेड बाई t, तो क्या आ गया ये? डिवाइडेड बाई t1, क्या है ये सॉल्व करके? टी रेस्ट पर -2 हो जाएगा। t रेज़ टू पावर -2 हो जाएगा, तो m0 l1 t माइनस 2, यूनिट मास तो है नहीं, l1 t माइनस, तो मीटर, ये यूनिट पढ़े थे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के। यस सर। फोर्स F इज इक्वल टू m में मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का फॉर्मूला m1, एक्सेलरेशन का भी हमने निकाल लिया m0 l1 t माइनस 2, तो फोर्स का क्या हो गया? फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? m1 l1 t माइनस 2, यूनिट्स क्या हो जाएंगे? यूनिट्स बताना फोर्स के। kg मीटर s-2। kg मीटर s-2 या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो समझ में आया कैसे किए हैं सारे? क्लियर है यस ये? सर। यस सर।
और फिजिकल क्वांटिटीज बताओ जो आपने पढ़ी हुई हैं पहले। पीछे कितनी कर दी, 7। और क्वांटिटीज जो पढ़ी हुई हैं, प्रेशर पढ़ा था आपने, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज फोर्स ओवर एरिया। ये प्रैक्टिस के साथ ना जो कॉमन वाले हैं, फोर्स, एरिया, ये सब तो आपको याद ही होने शुरू हो जाएंगे। फोर्स का फॉर्मूला हमने अभी पीछे डिराइव किया है, m1, बिकॉज जब इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये चीजें याद हो जाएंगी। क्या आएगा सॉल्व करके? एरिया इज एल स्क्वायर, तो सॉल्व करके m1 L minus 1 and T minus L 2. minus 1 T minus 2, वेरी गुड। m1 L minus 1 T minus 2, यूनिट्स फिर हो जाएंगे kg, मीटर माइनस 1, सेकेंड माइनस 2। बट इसको ऐसे हम नॉर्मली लिखेंगे नहीं, आप यहां से भी लिख सकते हो। फोर्स के यूनिट क्या होते हैं? फोर्स के यूनिट न्यूटन, एरिया के फोर्स के न्यूटन, इसके मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर के यूनिट क्या हो जाएंगे? अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज फोर्स के यूनिट न्यूटन है, उसके मीटर स्क्वायर है। केजी मीटर सेकेंड की टर्म में लिखोगे तो केजी मीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 2, अदरवाइज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी। अच्छा, और क्वांटिटी आपने पढ़ी हुई है, काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला क्या पढ़ा था? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ का कोई रोल है? कांस्टेंट है। मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर, मास इज m1, वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो पीछे क्या निकाला था हमने, वेलोसिटी वाज L1 T minus 1, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा ये सॉल्व करके? L1 T minus 1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? L2 T minus 2 यूनिट्स। कॉमन नेम क्या होता है इस यूनिट का? एनर्जी किसमें मेजर करते थे? जूल। जूल में, कैपिटल जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी mgh. mgh। m तो सीधा ही आ गया m1, g क्या था? g इसमें किसको बोलते हैं? जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो फॉर्मूला वही होगा जो एक्सेलरेशन का है, L1 T minus 2। h इज डिस्टेंस, तो L1। सॉल्व करके क्या आया ये? m1 L1 T minus 2 into L1, मास तो एक M1 ही बात, L2 T minus 2. T minus 2। बेसिकली एनर्जी है तो फॉर्मूला तो सेम ही आना चाहिए था ना। तो काइनेटिक एनर्जी का अगर m1 L2 T minus 2 है, ये भी m1 L2 T minus 2, और यूनिट्स भी सेम। वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का फॉर्मूला आपने अभी पीछे ड्राइव किया, m1 L1 T minus 2 इंटू डिस्टेंस L1, तो क्या बना? m1 L2 T minus 2, यूनिट इसके भी जूल। इसको बेसिकली हम फिजिक्स में कहते हैं दिस इज वर्क एनर्जी इक्विवेलेंस आल्सो, कि जो एनर्जी के फॉर्मूले हैं वही वर्क के आएंगे। इसके साथ अब मैं 3-4 इकट्ठे लिख देता हूं, हीट, साउंड,
लाइट एक साथ लिख दिया बिकॉज ये हीट साउंड लाइट में कॉमन क्या है, ये सब क्या है, जूल। हीट क्या है, जूल, पर ये हैं क्या सारी, दीज आर फॉर्म्स हीट ऑफ एनर्जी। एनर्जी, ये हीट फॉर्म्स एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, सो दीज आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो फॉर्मूला वही होगा जो एनर्जी का है, और यूनिट भी वही होंगे जो एनर्जी के हैं, तो इसलिए मैंने एक साथ ही लिख दिए ये सारे। और आपने टर्म पढ़ी है एक फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी 1/, टाइम पीरियड, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर 1/t का, मास नहीं है, लेंथ भी नहीं है, T-1। t-1, m0 l0 t-1, और सिंपली यूनिट लिख देंगे सेकेंड -1, और इसको कई बार हम बोलते हैं हर्ट्स। समझ आ रहा है कैसे करते हैं, आसान है ये चीजें, कि अगर आपको फॉर्मूला पता है फिर तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। कल हमने कोशिश करके वही किए थे जो 9th में पढ़े हैं, नए टॉपिक नहीं किए थे जिनमें हमें कुछ नया करना पड़े, उन्हीं के डायमेंशनल फॉर्मूला निकाले थे जो ऑलरेडी आपको आते हैं फॉर्मूलाज। वेवलेंथ, इसका फॉर्मूला क्या लिखूं, वेवलेंथ V/C। v इंटू, C। इसमें हमें कुछ निकालने की जरूरत भी नहीं थी। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, मेरे पास मान लो अगर एक वेव है, हम इसको वेवलेंथ बोलते हैं, तो वेवलेंथ का मतलब लेंथ ऑफ अ वेव, लेंथ ऑफ अ वेव, तो लेंथ का फॉर्मूला L1। हम उसको सॉल्व क्यों करें, आ जाएगा जो आपने बोला उससे आ जाएगा, v इंटू टी लेंथ ही आएगा, बट हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, वेवलेंथ इज सिंपली लेंथ ऑफ वेव। अब मैं कह दूं लेंथ ऑफ अ वेव, तो मेरे को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ m0 l1 t0, और इसके यूनिट भी मीटर ही होंगे क्योंकि ये लेंथ है, तो यू डोंट नीड टू सॉल्व इट, अब सिंपल लिख सकते थे। then you can have और आपने 9th में कौन सी क्वांटिटीज पढ़ी थी, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट पढ़ी थी, यस सर। स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट क्या होती है, स्पेसिफिक हीट, इसका फॉर्मूला, इसको हम डिफाइन तो ऐसे करते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब मेरे पास अगर कोई बॉडी है 1 ग्राम की, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज स्पेसिफिक हीट, बट इसका फॉर्मूला जो होता है दैट इज Q/m थीटा, मतलब एनर्जी अपॉन मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो अब ये नई टर्म आ गई टेम्परेचर, अभी तक हम सिर्फ मास, लेंथ और टाइम के साथ डील कर रहे थे, नाउ यू हैव चेंज इन टेम्परेचर आल्सो। एनर्जी का फॉर्मूला m1 l2 t-2, मास का फॉर्मूला m1, जब टेम्परेचर आ गया तो आप इसको केल्विन लिख सकते हो, केल्विन रेज़्ड टू पावर 1, मास कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट फॉर्मूला एज, तो इसमें एक टर्म और आ गई साथ में k-1, मैंने यही बोला था शुरू में, मैकेनिक्स में हमें और कुछ नहीं चाहिए, MLT से सॉल्व होता जाएगा, बट अगर मैकेनिक्स की जगह हम थर्मोडायनेमिक्स में आ गए तो हमें टेम्परेचर भी चाहिए, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाएंगे तो हमें चार्ज भी चाहिए होगा, या करंट का फॉर्मूला, और इसके यूनिट्स यहाँ से लिखो, एनर्जी के यूनिट्स जूल, मास के केजी, टेम्परेचर के केल्विन, तो इसके हम यूनिट्स को लिखते हैं जूल पर केजी पर केल्विन।
यहां से लिखे मैंने, इधर से नहीं लिखे। इधर से लिखते तो मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 केल्विन माइनस 1, ये दोनों फॉर्मूले हो सकता है। मतलब स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट आपने ना पढ़े हो 9th में। लेटेंट हीट होती है हिडन हीट, एनर्जी अपॉन मास, because we are saying energy over mass upon m1, so this comes out to be m0 L2 T minus 2। एनर्जी अपॉन मास है तो यूनिट विल बी जूल पर केजी। यहां तक देखो क्लैरिटी है सबकी। तो इसमें अगर कुछ भी पूछने वाला है इनमें, तो एंगल का कौन सा फॉर्मूला आता है? एंगल का फॉर्मूला रेडियन। वो तो यूनिट हो गया ना। यूनिट नहीं, एंगल का फॉर्मूला थीटा किसके इक्वल होता है? आपने कुछ पढ़ा होगा ना मैथ्स में। एंगल इज लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, पढ़ा था ये फॉर्मूला। एफ कोस थीटा इंटू एफ, शायद वो। मतलब आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एंगल इज लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। क्या अगर मेरे पास ऐसे है एक, तो हम एंगल को ऐसे ही लिखते थे ना, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। मतलब ये डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस ही है, रेडियस भी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा अगर ये दोनों डिस्टेंस ही हैं? तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मास नहीं है, टाइम नहीं है, एल ओवर एल। क्या बना फॉर्मूला? m0, एल की पावर कितनी? 1/1 है तो क्या आएगी? 0। m0 l0 t0। और इसके यूनिट यहां से नहीं होते, मैथ्स के यूनिट होते हैं रेडियन। ऐसी टर्म्स जिनमें पावर 0 0 0 आ जाए, इनको हम कहते हैं डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज। किनकी कोई डायमेंशंस नहीं है, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं। और कोई क्वांटिटी जो 9th 10th में पढ़ी हो? 9th में जो पढ़ी हो, मैं देख लूं कल वालों को कौन सी कराई थी और वही आपको करा देता हूँ। ये आप में से कोई लॉग इन करने की कोशिश कर रहा है? मैंने तो 2 लोगों को इस वक्त बुलाया इस टाइम। somebody is trying to log in। प्रेशर, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, और डेंसिटीज की थी, डेंसिटी, पावर और करंट। सबसे पहले आपने डेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? डेंसिटी आपने 9th में क्या पढ़ी थी? डेंसिटीज मास ओवर वॉल्यूम। उसको हम अब वॉल्यूम डेंसिटी बोलना शुरू कर देते हैं। जब हमने डेंसिटी पढ़नी है तो हम 3 पढ़ेंगे। फर्स्ट इज लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। लीनियर डेंसिटी होती है मास पर यूनिट लेंथ, मतलब m ओवर l। मास अपॉन लेंथ मतलब m1 और यूनिट kg पर मीटर। नेक्स्ट इज सेकेंड आता है एरियल डेंसिटी।
फिर वॉल्यूम डेंसिटी। जैसे हमने लीनियर डेंसिटी को लिखा मास ओवर लेंथ, एरियल डेंसिटी इज मास ओवर एरिया, वॉल्यूम डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम। इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, मास अपॉन एरिया। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ मास ओवर एरिया का? मास ओवर एरिया वुड बी m1। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इज एल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बना? Similarly, volume density is mass over volume। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? L3। ये आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ, रटने नहीं है सारे। आप ये फॉर्मूलाज याद रखोगे तो आप खुद से निकाल सकते हो। शुरू के 10-12 याद हो ही जाएंगे, वो उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे एरिया, वॉल्यूम, ये सब तो इतना ही यूज होंगे कि आपको खुद से याद हो जाने हैं। बाकी आपको रटना नहीं है कुछ भी। पावर, पावर इज वर्क अपॉन टाइम। वर्क का फॉर्मूला m1 L2 T-2 अपॉन टाइम। वर्क, पावर की यूनिट क्या पढ़े थे? वॉट। इधर से लिखोगे तो kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -3। चार्ज, चार्ज इज करंट इनटू टाइम, बिकॉज करंट होती है चार्ज अपॉन टाइम। अभी इलेक्ट्रिसिटी का एक ही फॉर्मूला पढ़ा था। करंट इनटू टाइम मतलब करंट इज एम्पियर A1। तो मास इन्वॉल्व नहीं है, सॉरी मास इन्वॉल्व नहीं है, लेंथ इन्वॉल्व भी नहीं है, टाइम 1, एम्पियर 1। ए इज एम्पियर और यूनिट चार्ज के होते हैं कूलम, या इसको आप लिख सकते हो एम्पियर सेकेंड। देखो इतने समझ में आए? Yes, अब sir. ये हमने पढ़े क्यों? पूछना है कुछ? No, no. ये ओके। सो हमने ये पढ़े बिकॉज इससे हम कई चीजें कर पाएंगे। हमारा मेन पर्पस ये टेबल बनाना नहीं था, टेबल बनाया बिकॉज उससे हमने यूज कैसे करना। तो पहला कंसेप्ट, अभी एक एप्लीकेशन इसकी कराई थी, 3 एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन कल कराई थी मैंने। एप्लीकेशन होती है चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ अ फिजिकल रिलेशन। कंसिस्टेंसी ऑफ फिजिकल रिलेशन मतलब अगर मेरे को कोई फिजिक्स का फॉर्मूला दिया है तो मैं डायमेंशनल एनालिसिस से ये चेक कर सकता हूं कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली ठीक है या नहीं। मैं ये नहीं बता सकता कि उससे न्यूमेरिकल ठीक आएंगे या नहीं, मैं सिर्फ ये चेक कर सकता हूँ डायमेंशनली ठीक है या नहीं। अगर डायमेंशनली गलत है तो न्यूमेरिकली भी गलत होगा। डायमेंशनली ठीक है तो न्यूमेरिकली ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। समझ में आई बात? हम डायमेंशनली चेक करेंगे, अगर डायमेंशनली कोई फॉर्मूला गलत है तो उससे न्यूमेरिकल 100% गलत ही आएंगे। डायमेंशनली ठीक है तो न्यूमेरिकली ठीक है या नहीं ये गारंटी नहीं है। तो हर फॉर्मूला डायमेंशनली तो ठीक होना ही चाहिए। तो हम इस चैप्टर में डायमेंशनली चेक कर सकते हैं। जैसे मेरे पास फिजिक्स का कोई भी फॉर्मूला, आपने एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा था एक, इसमें एस क्या था? इस फॉर्मूला में एस क्या था? Distance. एस वाज डिस्टेंस, यू Initial velocity. इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन और टी टाइम। अगर हम कहते हैं, अगर मेरे को बोला जाए कि इसकी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करो, ये फॉर्मूला तो आपने पहले से पढ़ा है तो आपको पता है ठीक ही है। मेरे को अगर बोला जाए कि इसकी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करनी है
तो हम कहते हैं इस इक्वेशन के 3 पार्ट्स हैं, एक s, एक ut और एक हाफ at स्क्वायर। इन तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर सेम है तो ये कंसिस्टेंट है। अगर इनका डायमेंशनल फॉर्मूला तीनों का डिफरेंट आ जाता है या दो का एक सेम है और एक का डिफरेंट है तो ये इक्वेशन गलत है। तो तीनों पार्ट्स जो हैं इक्वेशन में, जितने भी पार्ट्स हैं सबका अलग अलग डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के देखेंगे। अब ऐसा क्यों, अगर इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला डिफरेंट आ गया यूटी का और हाफ एटी स्क्वायर का, तो ये गलत क्यों हो जाएगी इक्वेशन? एडिशन आती है, आपको नॉर्मल एडिशन सीखी हुई है। अगर मैं आपसे पूछूं 3 मीटर प्लस 2 सेकेंड कितना होता है, 3 मीटर प्लस 2 सेकेंड कितना होगा? इसकी जगह अगर मैं आपसे पूछता 3 मीटर प्लस 2 मीटर कितना होगा? 3 मीटर 5. प्लस 2 मीटर 5 मीटर। पर लेंथ में लेंथ तो ऐड कर सकते थे, मैं लेंथ में टाइम तो ऐड नहीं कर सकता ना। मैं ऐसे तो नहीं कह सकता 3 मीटर प्लस 2 सेकेंड, तो आगे फिर यूनिट क्या बने, लेंथ में लेंथ ऐड होगी, टाइम में टाइम ऐड होगा। तो अगर मैं दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहा हूं, ये तभी ऐड हो सकती हैं अगर इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। ये एक ही चीज रिप्रेजेंट कर रही है। अगर ये दो अलग अलग चीज, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होने का मतलब है दे आर रिप्रेजेंटिंग अ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, और दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वो भी सेम फिजिकल क्वांटिटी ही होगी। अगर ये डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस होना चाहिए, ये भी डिस्टेंस होना चाहिए। तो हम इसको चेक कैसे करते हैं? हम ऐसे लिखते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एस, सारे पार्ट्स का अलग अलग लिख देंगे। एस का डायमेंशनल फॉर्मूला है, डिस्टेंस है तो m0 l1 t0। फिर हम लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ut, u इज इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला m0 into time. This also comes out to be same, m0 l1 t0, and dimensional formula of half at square. Half at square, a is l1 t minus 2, t square is t2, तो इसका फॉर्मूला भी सेम आ गया m0 l1। तो तीनों का फॉर्मूला सेम है। We say as formula, dimensional formula of all three parts is same. Equation is dimensionally correct. मैं जो समझा रहा था पॉइंट, उसको ध्यान से देखना। अगर मैं इस इक्वेशन की जगह आपको ऐसे इक्वेशन देता 3s इज इक्वल्स टू 2ut माइनस 5at स्क्वायर, ये ठीक है या गलत है? ये इक्वेशन डायमेंशनली ठीक है या गलत है? मैंने जब 3s का फॉर्मूला निकालना है, उसमें 3 का कोई रोल है? No, sir. नहीं, इधर 2 का रोल भी नहीं है, इधर -5 का रोल भी नहीं है, बिकॉज कांस्टेंट का तो रोल होता नहीं। जैसे यहाँ पे हाफ है तो हाफ का हमने कुछ किया थोड़ी है, बिकॉज कांस्टेंट्स का कोई रोल नहीं होता। 3s का फॉर्मूला वही आएगा जो s का है, इसका फॉर्मूला वही आएगा जो ut का है, इसका सेम आएगा जो at स्क्वायर का है। तो अगर ये इक्वेशन ऊपर वाली ठीक थी तो ये भी ठीक ही है फिर, पर इससे न्यूमेरिकल तो गलत आएंगे। तो डायमेंशनली ठीक होने का मतलब नहीं होता कि न्यूमेरिकल ठीक आएंगे। डायमेंशनली इस इक्वेशन में कोई गड़बड़ नहीं है। मैं अगर v इज इक्वल्स टू u प्लस at की जगह मैं इसको कुछ भी लिख दूं, इसको मैं ऐसे कर दूं से हाफ v इज इक्वल टू 7u प्लस 9at, तो ये ठीक है बिकॉज कांस्टेंट ही बदले हैं ना, मैंने टर्म्स तो नहीं बदली। v को v रहने दिया, u को u, at को at, मैंने साथ में कांस्टेंट जोड़ दिया हाफ 7 और 9। सो ये इक्वेशन डायमेंशनली ठीक आ जाएगी पर न्यूमेरिकली ये गलत होगी।
क्लियर ये पॉइंट? सेकंड, आपको कई बार ये होता है कि एक इक्वेशन दे देंगे जो न्यूमेरिकली ठीक है, आपको पहले से ही बता देंगे कि एक इक्वेशन है जो न्यूमेरिकली ठीक है, आपने उससे न्यूमेरिक किसी क्वांटिटी के डायमेंशंस निकालने हैं। जैसे वो आपको दे दें से हमें दिया कि F is equals to force is equals to A plus BT, where T is time. If equation is dimensionally correct, find dimensional formula of A and B. Find dimensional formula of A and B. हमें दे दिया कि इक्वेशन पहले से दिया है कि इक्वेशन डायमेंशनली ठीक ही है। इक्वेशन डायमेंशनली ठीक होने का मतलब क्या है? अगर ये फोर्स है तो ए का फॉर्मूला क्या होगा? ए भी फोर्स होगी या कुछ और होगा? फोर्स। तीनों पार्ट्स फोर्स ही होनी चाहिए अगर ये इक्वेशन ठीक है। जैसे पहले था एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला है तो यूटी का फॉर्मूला भी वही आएगा जो डिस्टेंस का है, हाफ एटी स्क्वायर का भी वही आएगा जो डिस्टेंस का है। तो अगर ये इक्वेशन ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ए का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो फोर्स का है, और फोर्स का फॉर्मूला क्या था? m1l1t-2। बीटी का फॉर्मूला भी वही होगा जो फोर्स का है, तो बी का क्या हो जाएगा फिर? बी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये टाइम को नीचे ले आऊं, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो फॉर्मूला क्या बना बी का? m1n1t-3। m1l1t-3। ठीक है। एक तो ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। कई बार आपको ऐसे फंक्शन दे देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, और पूछते हैं कि जैसे मैंने कहा कि ये इक्वेशन डायमेंशनली ठीक है, ए का फॉर्मूला क्या होगा? मैं कह रहा हूं ये इक्वेशन ठीक है, तो ए का फॉर्मूला, हम साइन किसका निकालते थे? साइन आगे क्या होता था साइन के? थीटा। थीटा। थीटा इज एंगल। एंगल अगर मैं पीछे चलूं तो एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकाला था? एंगल इज m0 l0 t0। मतलब ये एंगल है, तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? t/a का। m0 l0 t0। तो t/a होना चाहिए m0 l0 t0। तो a क्या होना चाहिए? a का फॉर्मूला फिर क्या होना चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर ले जाओ। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो ये तो 1 ही है। a को इधर लेके तो फॉर्मूला क्या बन गया? m0 l0 t1। अब इसको यहां डाल के देखो, अगर a भी टाइम है ये भी टाइम है, तो टाइम बाय टाइम विल बी m0 l0 t0। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ जाएगी, कोई लॉग आ जाएगा, मतलब ऐसे ही सिमिलरली लॉग के लिए भी दिया हो, लॉग के आगे कुछ भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के आगे कुछ भी है वो डायमेंशनलेस होना चाहिए हमेशा, लॉग के आगे कुछ भी है वो हमेशा डायमेंशनलेस होना चाहिए। मतलब यहां पे भी अगर मैं कर दूं से ax, x इज डिस्टेंस, तो a का फॉर्मूला क्या होगा? x इज डिस्टेंस, तो a का फॉर्मूला, ये पूरी टर्म, इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए?
लॉग के आगे हमेशा एक नंबर होता है, उसके साथ कोई यूनिट नहीं होते, तो वो डायमेंशनलेस है। तो a into x should be m0 l0 t0। तो a is, और मैं कह रहा हूं x डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला L1। समझ में आए? देखो क्लियर है ये वाला, ये दोनों पार्ट, ये वाला और ये पार्ट, कि हम क्या कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के आगे जो भी होगा वो डायमेंशनलेस होगा, लॉग के आगे जो भी होगा वो हमेशा डायमेंशनलेस होगा, बिकॉज लॉग हमेशा नंबर का निकलता है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हमेशा हम किसी एंगल की निकालते हैं, और एंगल भी डायमेंशनलेस ही होता है। देखो इसमें इसमें कुछ पूछने वाला है तो क्लियर है इतना? ठीक है, अगर ये समझ में आ गया, इसको एक बार देखना हो तो दोबारा देख लेना क्लास से पहले 15 मिनट। हम इसके आगे करेंगे, अब मतलब हमने यूनिट्स किया था, यूनिट्स का इसमें कोई यूज नहीं है, 2 लेक्चर्स यूनिट्स के थे हमारे, तो यूनिट्स का यूज नहीं है। हमने एक एप्लीकेशन कल की थी, दैट इज चेकिंग द कंसिस्टेंसी, उस पर मैंने एक असाइनमेंट में होमवर्क में दी थी, तो उसमें 2-3 डाउट्स हमने वो डिस्कस करने हैं जो बच्चों के नहीं निकले सबके। अदरवाइज सेकेंड एप्लीकेशन और थर्ड एप्लीकेशन करेंगे। इनफैक्ट आज सिर्फ सेकेंड ही करेंगे, थर्ड भी नहीं करेंगे। सेकेंड एप्लीकेशन होती है where you have to drive the relation। ड्राइव द रिलेशन में आपसे बोलूं कि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड करती है और स्पीड पे डिपेंड करती है, तो हमें ये नहीं पता वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m स्क्वायर है, m क्यूब है, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, v स्क्वायर है, v क्यूब है, क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था हमारा, क्या फॉर्मूला था, 9th में पढ़ा था, हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर। डायमेंशन से हम हाफ mv स्क्वायर नहीं निकाल सकते, बिकॉज डायमेंशंस में कांस्टेंट का रोल नहीं होता, तो हम हाफ नहीं निकाल पाएंगे। हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज काइनेटिक एनर्जी सम कांस्टेंट इनटू mv स्क्वायर। तो हम किसी भी चीज का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं डायमेंशंस के मेथड से, ये तो आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता है हाफ mv स्क्वायर ही आना है। बट अगर हमें कोई ऐसा फॉर्मूला दे दे जो हमने नहीं भी पढ़ा कभी, 11th में जाके भी आगे ड्राइव करना है, तो वो भी हम डायमेंशंस के मेथड से ड्राइव कर सकते हैं। अगर हमें सिर्फ ये पता हो कि वो फॉर्मूला किस पे डिपेंड करता है, जैसे वो कह देंगे कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, तो आप उसका फॉर्मूला ड्राइव करके बताओ क्या होगा। तो वो आज हम करेंगे सेकेंड एप्लीकेशन। इसको पढ़ के देख लेना। इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए, सेंड करूं कि लिख लिया है सारा? फिर भेज देना सर। लिखा है कि सेंड कर दूं? भेज देना सर। भेज दूंगा मैं। मतलब जब पीडीएफ फाइल चाहिए हो ना, आगे भी जब क्लास भी लगेगी, बिकॉज नॉर्मल आपकी क्लास का जो टाइम रहेगा दैट वुड बी 6 to 7:25। 7:30 में 12th का बैच होता है, तो वो लॉग इन करने में 5 मिनट चाहिए होते हैं। 6 to 7:25 टाइम रहेगा। मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी जब तक ऑनलाइन चल रही है, ऑफलाइन होगी तो ऑफलाइन में फिर डिफरेंट शिफ्ट कर देंगे, मतलब ये वाला तो रहेगा ही, एक टाइम और हो जाएगा। मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे छुट्टी, और संडे को टेस्ट हुआ करेगा जो भी फ्राइडे तक पढ़ा है। इस बार ये भी क्योंकि सिर्फ 3 ही क्लासेस लगी थी, इस बार ही संडे को टेस्ट नहीं है, इसलिए आज 1 घंटे की क्लास रखी हुई है 6 to 7 की। अदरवाइज सैटरडे आपकी छुट्टी रहेगी, मंडे टू फ्राइडे क्लास लगा करेगी 1.5 आवर की, और संडे को टेस्ट हुआ करेगा फ्राइडे तक वाले पोर्शन का। सो इसको पढ़ के देख लेना, इसमें जो भी डाउट आए। और जो आपके पहले 2 लेक्चर मिस हैं, वो फिर जब 2-3 और नए बच्चे आ जाएंगे तो सबको एक साथ ही करा दूंगा मैं। ये मैं सेंड कर देता हूँ आपको भी व्हाट्सएप पे इसकी पीडीएफ फाइल। ठीक है, अब 6 बजे क्लास है, यही लॉगिन चल जाएगा, मतलब यही वाला लिंक ही चल जाएगा 6 बजे भी। ओके सर। इसमें देख लेना, कुछ पूछना हो तो मेरे को 5 मिनट पहले लॉग इन कर लेना, 6 बजे से पूछ लेना, आज वाले में कुछ नहीं आया समझ तो।